Assalamu alaikum. I am Dr. Zahida Parveen, PhD Special Education from University of the Punjab, Lahore, and I am working as Assistant Professor at University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. This is the course of Teaching of Mathematics to Hearing Impaired Children, and this course belongs to Masters in Special Education with an area of specialization of hearing impairment. The course code is SPED 4133 and this is a 3 credit hours course. The title of today's lesson is Cooperative Learning Method. So let's start cooperative learning method in detail. First of all, we will discuss what is cooperative learning method. This is basically an instructional method that enables small groups of students to work together on a common assignment. So इसमें जो important चीज़ है that is of a common assignment, यानी आपने एक जो group of students हैं, small group of students, उनको आप एक ऐसा काम देते हैं जिसका objective same हो और same objective को achieve करने के लिए बच्चे जो हैं वो cooperative learning के through learn कर रहे हों. स्टूडेंट्स मिलकर काम करते हैं और अपने कॉमन गोल को अचीव करने के लिए मिलकर स्ट्रैटेजी बनाकर और एक दूसरे से सीखते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एज कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड. The parameters often vary as students can work collaboratively on a variety of problems ranging from simple math problems to large assignments such as proposing environmental solutions on a national level. कोऑपरेटिव लर्निंग में जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो टीचर्स खुद डिसाइड करते हैं और स्टूडेंट्स उसी के मुताबिक काम करते हैं. पैरामीटर्स जो हैं वो टीचर्स जो हैं वो डिफरेंट उनके लिए वेरी कर सकते हैं. टीचर्स डिसाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ the nature of problem which they have put forth for the students. तो जिस तरह का प्रॉब्लम पोज कर रहे हैं आप स्टूडेंट्स के सामने, उसी तरह का कोलैबोरेटिव लर्निंग डिज़ाइन आप उन बच्चों के लिए बनाएंगे और टीचर्स इसको इसी तरह से डिसाइड करते हैं कि और देखें कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी रेंज सिंपल प्रॉब्लम्स से लेकर डिफरेंट हायर ऑर्डर थिंकिंग के साथ जो प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ तक रेंज कर सकती हैं. यानी हर तरह के एजुकेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ ऐसी डिज़ाइन की जा सकती हैं जो कोऑपरेटिव लर्निंग को फॉलो कर रही हों. स्टूडेंट्स आर समटाइम्स इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पार्ट और रोल इन द असाइनमेंट एंड समटाइम्स दे आर हेल्ड अकाउंटेबल एज एन एंटायर ग्रुप. अगेन यहाँ पर वही चीज़ है कि टीचर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि किस तरह का कोऑपरेटिव लर्निंग डिज़ाइन वो अपने किस प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द टीचर्स वट एवर द रोल्स आर असाइंड टू द स्टूडेंट्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर असाइंड रोल्स. तो अगर सपोज़ किसी टीचर ने किसी बच्चे को ये रोल दिया है कि उसने ओवरऑल पूरी जो ग्रुप है उसके लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होना है, तो वो बच्चा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. इसी तरह से अगर टीचर ने सारे ग्रुप के तमाम बच्चों को इक्वली रोल्स को असाइन किया है तो वो इक्वली अपने अपने रोल के लिए काम करेंगे. तो इस तरह से वो मिलकर जब उनका ग्रुप जो है वो मिलकर एंड प्रोडक्ट जब अपनी देगा लर्निंग की, तो उसमें तमाम बच्चों की जो लर्निंग है वो एक जैसी होगी. Cooperative learning involves students working together to accomplish shared goals, and it is this sense of interdependence that motivates group members to help and support each other. We are talking about the most important, one of the important characteristic of the cooperative learning, and that is of interdependence. Because through cooperative learning method, we are going to teach the students as a characteristic interdependence. They are depending on each other for their little tasks और वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं फॉर इंफॉर्मेशन
और लर्निंग के लिए भी वो एक दूसरे के साथ डिपेंड कर रहे होते हैं। और ये जो सेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस होती है ये डेवलप करती है मोटिवेशन अमंग स्टूडेंट्स, क्योंकि जब भी आप एक ग्रुप में काम करने जा रहे होते हैं तो आपको, जैसे हम कहते हैं ना सिंपल वर्ड्स के, एक दूसरे का बच्चों को सहारा होता है। दैट मीन्स कि वो एक दूसरे से इस तरह से लर्न कर रहे होते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस भी होती है उनकी, और उनको ये होता है जहन में, ये भी मोटिवेशन होती है कि सारे बच्चे काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आई हैव टू वर्क ऑल्सो, और दूसरों के साथ काम करने के लिए उसकी मोटिवेशन हायर होती है एज़ कम्पेयर टू जब वो सिंगल में काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह से उनकी मोटिवेशन कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड में तमाम बच्चों की हायर होती है। When students work cooperatively, they learn to listen to what others have to say, give and receive help, reconcile differences, and resolve problems democratically. Democratic environment में काम करना, this is an important characteristic of cooperative learning method, because without democracy among the groups, cooperative learning cannot happen. And when they are going to work collectively, basically they are learning many new skills. जब हम एक दूसरे के साथ मिल कर कहीं भी कोई भी और भी हमने काम करना हो तो उसमें बहुत सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती हैं ताकि जो काम मिलकर किया जा रहा है उसका ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके। और ये छोटी छोटी स्किल्स कौन सी होती हैं? दैट द स्टूडेंट्स लर्न टू लिसन ईच अदर। जब वो एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनते हैं और उसे इम्पोर्टेंस देते हैं, और उसके बाद उनको एक दूसरों को सुनने के बाद बच्चों को ये स्किल भी डेवलप होती है कि उन्होंने दूसरों से किस तरह से बात करनी है अपने ग्रुप फेलोज़ के साथ, और किस तरह से उन्होंने क्या बात करनी है। और इसी तरह से जब एक दूसरे को हेल्प देने का जो स्किल है वो भी पॉलिश होता है बच्चों का, कि उन्होंने एक दूसरे से की हेल्प किस तरह से करनी है। अगर कोई डिफरेंसेस अराइज होते हैं ड्यूरिंग द वर्क ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड, तो उन डिफरेंसेस को किस तरीके से रिजॉल्व करना है, उन्हें रिकनसाइल कैसे करना है। अगर दो बच्चों की आपस में किसी बात के ऊपर अगर कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं लर्निंग के प्रोसेस में, तो उनको रिजॉल्व करना भी बच्चे सीखते हैं इन कोऑपरेटिव लर्निंग। और ओवरऑल जो है वो तमाम प्रॉब्लम्स को डेमोक्रेटिकली सॉल्व किया जाता है, क्योंकि उसमें तमाम बच्चों की राय जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। और जैसे जैसे बच्चे सीखते जाते हैं तो उनको साथ साथ उनकी ये सारी स्किल्स जो हैं ये भी इम्पॉर्टेंटली इम्प्रूव होती जाती हैं। However, placing students in small groups and telling them to work together does not guarantee that they will work cooperatively. Groups need to be structured to ensure that members will work interdependently if they are to reap the academic and social benefits widely attributed to this approach to learning. So here we are talking about that we should not leave our students in the groups of cooperative learning method blindly. We should not assume that the students will learn on their own and they will learn from each other, but as a teachers we have to fulfill our responsibility that making the groups of cooperative learning is our responsibility, and we should restructure our activities of group cooperative learning in a good way, so that the students can learn interdependently, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हुए वो एकेडमिकली और सोशली बेनिफिट्स जो हैं उस कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड के वो कम्प्लीटली उसको वो हासिल कर सकें और सारे बेनिफिट्स के साथ कोऑपरेटिव लर्निंग कर सकें। As the role of the teacher is very important, we were talking about, and now we will discuss that what is the role of teacher in cooperative learning. This involves being aware of how to structure cooperative learning in groups, including their size and composition, the type of task set, expectations for students' behavior, and individual and group responsibilities, and the teacher's role in monitoring both the process and the outcomes of the group experiences. So here we have
discuss that how the role of the teacher is very important in cooperative learning designing. The teacher is the responsible person. अगर गलती से आपसे कोई ऐसा टास्क डिज़ाइन हो जाए या ऐसी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन हो जाए कोऑपरेटिव लर्निंग में जो कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव ना हो और उसके दौरान जो है वो बच्चे ज़्यादा सीख ना सकें, तो ये फिर टीचर के एंड पर एक फॉल्स अजम्पशन होगी. टीचर को चाहिए कि वो पहले डिसाइड करे कि उसने कौन सा टास्क, जो टाइप ऑफ टास्क है जो कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए जो सेट किया जा रहा है वो कौन सा है और क्या वो टास्क अप्रोप्रिएट है फॉर कोऑपरेटिव लर्निंग. समटाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे ऑब्जेक्टिव को चूज़ कर लेते हैं जो कि एक अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव नहीं होता फॉर द पर्पस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग. यानी उस ऑब्जेक्टिव वो वैसे तो ठीक बना हुआ है, उसको अचीव भी किया जा सकता है थ्रू अप्रोप्रिएट टीचिंग, लेकिन उसके लिए जो स्ट्रैटेजी आप चूज़ कर रहे हैं, जो मेथड आपने चूज़ कर लिया है, दैट इज़ ऑफ कोऑपरेटिव मेथड. तो कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड हो सकता है उस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक अच्छा मेथड ना हो, अप्रोप्रिएट मेथड ना हो. तो अगर आपने गलत ऑब्जेक्टिव चूज़ कर लिया है तो उसके बाद आपने जितनी भी अपनी जो कोऑपरेटिव लर्निंग को डिज़ाइन किया है वो स्ट्रैटेजी आपकी बेकार जाएगी. सो सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है वो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होती है टीचर के लिए कि वो ठीक से ऑब्जेक्टिव को, अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव को चूज़ करें. उसके बाद जो ग्रुप आप बना रहे हैं उसका साइज़ और उसकी कंपोजिशन क्या होगी, यानी कितने बच्चे होंगे, कौन कौन से बच्चे उस ग्रुप का पार्ट बनेंगे. बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करना जो है वो भी स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स, डिफरेंट एबिलिटीज़ के साथ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इक्वली पार्ट बने ग्रुप्स का. और ये भी अगेन डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द ऑब्जेक्टिव यू आर गोइंग टू वर्क ऑन. इसके बाद जो है वो टीचर्स के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वो जो स्टूडेंट आउटकम्स हैं, यानी जो स्टूडेंट एक्सपेक्टेशंस हैं एट द एंड ऑफ द कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी, तो उस सारी एक्टिविटी के एंड पर आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं बच्चों से कि उनमें क्या वो अचीव करेंगे. तो ये बड़ा क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए ताकि आप एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी इस चीज़ को असेस कर सकें कि जिस पर्पज़ के लिए कोऑपरेटिव लर्निंग डिज़ाइन की गई थी क्या वो अचीव हो गया है या नहीं हुआ. The next important thing on the part of the teacher is that he should assign different responsibilities to the students individually and in group. तो एज अ ग्रुप उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कैसे उन्होंने बिहेव करना है, कैसे एक दूसरे के साथ उन्होंने हेल्प करनी है, और इसी तरह से यह है कि कैसे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी विद इन द ग्रुप. हर एक बच्चे को उसकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना भी टीचर का काम है. उसके बाद जो है वो टीचर ने प्रोसेस और आउटकम्स का जो है, आउटकम्स को भी मॉनिटर करना होता है विद थ्रू आउट द एक्टिविटी. यानी थ्रू आउट द एक्टिविटी आप ये नहीं कर सकते कि बच्चे को आपने स्टार्ट में प्रॉपर गाइडेंस दे दी है और उसके बाद आप ग्रुप को जो है वो ऐसे ही छोड़ दें कि वो खुद ही कोऑपरेटिवली लर्न कर लेंगे. नहीं, ऐसे नहीं होता, बल्कि टीचर ने थ्रू आउट द एक्टिविटी बच्चों को मॉनिटर करना होता है कि हाउ दे आर वर्किंग, व्हाट दे आर वर्किंग एंड हाउ दे आर लर्निंग, वेदर दे आर लर्निंग समथिंग और नॉट. हो सकता है कि पूरा प्रोसेस वो कर तो रहे हैं लेकिन उसके अंदर उनकी लर्निंग ना हो रही हो, तो साथ साथ टीचर्स उनको चाहिए कि वो बच्चों के प्रोसेस ऑफ लर्निंग को चेक करते रहें. और क्योंकि आपके पास पहले से एक सेट आउटकम्स होते हैं, जैसे मैंने ऊपर बात की कि आपको चाहिए, टीचर्स को चाहिए कि वो प्रॉपर स्टूडेंट्स आउटकम्स को स्टेट कर लें. तो वो जो स्टेटेड आउटकम्स होते हैं उनको साथ साथ असेस करना चाहिए ड्यूरिंग द एक्टिविटी दैट वेदर दे आर गिविंग देयर रिजल्ट्स और नॉट. The main purpose of cooperative learning is to actively involve students in the learning process, a level of student empowerment which is not possible in a lecture format. The underlying premise is founded in constructivist epistemology. So basically जो school of thought जिसको cooperative learning follow करता है that is constructivism. और इसमें भी वही चीज़ है जैसे आपको कंस्ट्रक्टिविज्म का पता है दैट इन कंस्ट्रक्टिविस्ट एपिस्टेमोलॉजी द स्टूडेंट्स आर बेसिकली कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन नॉलेज विद बाय लिंकिंग देयर प्रीवियस नॉलेज. तो कोऑपरेटिव लर्निंग में भी एग्जैक्टली बच्चे यही कर रहे होते हैं व्हेन दे आर वर्किंग इन द ग्रुप्स, दैट दे आर गोइंग टू लर्न न्यू थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीवियस लर्निंग थ्रू डिस्कशन विद ईच अदर और वर्किंग टुगेदर.
तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो इस लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। और ये कोऑपरेटिव लर्निंग की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि बच्चे इसमें पैसिव नहीं होते, टीचर की गाइडेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि वो मिलकर अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ द टीचर खुद अपने नॉलेज को एक्सप्लोर भी कर रहे होते हैं। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप देखते हैं लेक्चर मेथड जो है उसमें बच्चों के लिए उस लेक्चर फॉर्मेट में ये चीज़ जो इंडिपेंडेंस है बच्चों की वो नहीं होती। It is a process which requires knowledge to be discovered by students and transformed into concepts to which the students can relate. The students is then reconstructed, the knowledge is then reconstructed and expanded through new learning experiences. So इस टीचिंग मेथडोलॉजी में बच्चे जो हैं वो अपने नॉलेज को डिस्कवर करते हैं और उन्हें अपने प्रीवियस नॉलेज और कॉन्सेप्ट्स के साथ रिलेट करके ख़ुद से अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने स्टोर हाउस में उसको स्टोर करते हैं जिस तरह से वो अपने कॉन्सेप्ट्स को लिंक कर रहे होते हैं। सो इसमें नॉलेज जो है वो रिकन्स्ट्रक्ट होता है और डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस के थ्रू बच्चे अपने नॉलेज को एक्सपेंड कर रहे होते हैं। Now we will discuss two different theoretical perspectives of cooperative learning. There are two theoretical perspectives, one is motivational and the other one is cognitive. First one is motivational theoretical background of cooperative learning, and here we will discuss that because students perceive that their success or failure is dependent upon their ability to work together as a group, students are likely to encourage each other to do whatever helps the group succeed. They are also more likely to help each other with the tasks at hand. Therefore, cooperative learning increases student motivation to do academic work. So बच्चे जो हैं they are well motivated when they are working together and it means कि बच्चे जो हैं वो एक दूसरे की हेल्प करके खुश होते हैं और स्पेशली वो टास्क जिसमें प्रैक्टिकली बच्चों ने काम करना हो तो उसमें वो एक दूसरे की हेल्प ज़्यादा करते हैं। और इसी तरह से बच्चे उनको ये भी पता होता है कि हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग जो इस वक्त एक्टिविटी हो रही है उसकी सक्सेस टोटली डिपेंडेंट है इस चीज़ पर कि हम एक दूसरे की कितनी हेल्प करते हैं और एज अ ग्रुप हम परफॉर्म करें। सो एज अ ग्रुप जब उन्होंने परफॉर्म करना होता है दे आर मोटिवेटेड टू डू गुड और सब मिलकर काम करते हैं कि एंड प्रोडक्ट जो है वो हमारा बहुत अच्छा हो जाए और हम अपने गोल को अचीव कर सकें। सो इस वजह से बच्चे बड़े मोटिवेटेड होते हैं कि वो एक दूसरे के साथ खुश होकर काम करते हैं। सो ये इस कोऑपरेटिव लर्निंग का मोटिवेशनल एस्पेक्ट है कि मोटिवेशन जो है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द वेज ऑफ लर्निंग। तो जितने ज़्यादा बच्चे मोटिवेटेड होंगे, जो ग्रुप जितना ज़्यादा मोटिवेटेड होगा मिलकर काम करने के लिए उतने अच्छी उनकी सक्सेस होगी। आप लोग ख़ुद भी ग्रुप में काम करते हैं या ये सिर्फ एकेडमिक लर्निंग की बात नहीं है, वैसे भी अगर आपने किसी भी ग्रुप में काम करना है तो अगर आपका ग्रुप मोटिवेटेड है और जितना ज़्यादा मोटिवेशन उसमें मौजूद है एक दूसरे की हेल्प करने की, ग्रुप में काम करने की, तो उतना आपका जो टास्क का एंड प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा बनता है। दूसरी तरफ अगर एक कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें बच्चों की आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं है, वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना नहीं चाहते, दैट मीन्स दे आर एट द लोएस्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन, तो उनका एंड प्रोडक्ट जो है वो बड़ा स्कैटर्ड होगा और वो ज़्यादा अच्छा बना हुआ नहीं होगा। कॉग्निटिव एस्पेक्ट या कॉग्निटिव इस थेरी जो इसके पीछे वर्कआउट कर रही होती है कोऑपरेटिव लर्निंग की, वो है द अदर थेरी इज़ दैट कोऑपरेटिव लर्निंग हेल्प्स students acquire critical thinking skills because cooperative learning creates a situation in which students must explain and discuss various perspectives. A greater understanding of the material is obtained. Elaborative thinking is promoted because students give and receive explanations more often. So in cooperative learning method, students are also developing their cognitive skills और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स भी डेवलप कर रहे होते हैं बिकॉज इसमें बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक्सप्लेनेशंस देते हैं और डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन कॉग्निटिव थिंकिंग स्किल्स और एलेबोरेट कर रहे होते हैं। एलेबोरेटिव थिंकिंग इज़ प्रोमोटेड बिकॉज स्टूडेंट्स गिव एंड रिसीव एक्सप्लेनेशंस मोर ऑफन, क्योंकि बच्चे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं बड़ी डिटेल के साथ, तो बेसिकली वो कॉग्निटिवली ग्रो कर रहे होते हैं।
The use of cooperative learning also helps students clarify concepts and ideas through discussion and debate, because the level of discussion within groups is significantly greater than in instructor led discussions. Students receive immediate feedback, thus advancing the level of discussion. तो बेसिकली जो ग्रुप डिस्कशन होती है अमंग स्टूडेंट्स, क्योंकि वो स्टूडेंट्स लेड होती है, बच्चे खुद ही उसको लीड कर रहे होते हैं, टीचर लीड नहीं कर रहा होता, तो बेसिकली आपने देखा होगा कि जब क्लास में टीचर लेड डिस्कशंस हो रही होती हैं, स्टूडेंट्स फेस कर रहे होते हैं हेजिटेशंस को, और वो बड़ा हेजिटेट कर रहे होते हैं उस इन्वायरमेंट के अंदर टीचर के सामने डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने से। लेकिन जब टीचर लेड डिस्कशंस ना हो बल्कि अपने स्टूडेंट्स लेड डिस्कशंस हों, तो उसमें बच्चे ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इन डिस्कशंस और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को ज़्यादा क्लैरिफाई करते हैं थ्रू डिस्कशन विद ईच अदर। वो जितना ज़्यादा बोलेंगे उनको वहीं पर फीडबैक भी मिल रहा होता है, क्योंकि उनके दूसरे जो ग्रुप फेलोज़ होते हैं वो उसके ऊपर कमेंट भी कर रहे होते हैं। अगर वो गलत एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो उनको करेक्ट कर रहे होते हैं, और अगर वो ठीक एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो उसको एंडोर्स कर रहे होते हैं। तो थ्रू दीज एक्टिविटीज़ बच्चे जो हैं उनकी कॉग्निटिव लर्निंग स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती हैं। Now we will discuss 3 phases of implementation of cooperative learning. As a teacher, when you design a strategy of cooperative learning, तो आप 3 phases में से उस strategy को गुजार रहे होते हैं। First one is pre-implementation phase, second is implementation phase, and the third one is post-implementation phase. We will discuss all these 3 one by one. First one is pre-implementation. Definitely when the teacher is designing the activity and before implementation, this is the phase. Specifying instructional objectives. Here are some important, we are going to outline different steps of pre-implementation. Specifying instructional objectives, determining group sizes and assigning students to the groups, arranging room for the activity, and this room should be according to the size of the your groups, and planning instructional materials to promote interdependence. यानी आपने ऐसा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी बच्चों को प्रोवाइड करना है जिसके थ्रू वो इंटरडिपेंडेंटली काम कर सकें। असाइनिंग ग्रुप रोल्स, एज अ ग्रुप स्टूडेंट्स का क्या रोल है और उसके अंदर इंडिविजुअल रोल्स विच व्हाट दे आर गोइंग टू प्ले, एंड देन असाइनिंग टास्क कि हर बच्चे ने एक्चुअली काम क्या करना है प्रैक्टिकली, वो भी असाइन करना होता है टीचर ने। एक्सप्लेनिंग द क्राइटेरिया फॉर सक्सेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वी शुड नॉट मिस दिस, क्योंकि जब तक बच्चे के सामने आप एक क्राइटेरिया नहीं रखेंगे इंडिविजुअल स्टूडेंट के सामने कि आप कब सक्सेसफुल काउंट होंगे, तो तब तक वो उसके लिए वो काम नहीं करेगा। स्ट्रक्चरिंग पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, पॉजिटिवली बच्चों को एक दूसरे के साथ काम करना सिखाना पड़ता है टीचर को, ऐसी इस तरह से अपने ग्रुप वर्क का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है जिसमें वो एक दूसरे के ऊपर पॉजिटिवली इंटरडिपेंडेंट हों। एंड स्पेसिफाइंग डिज़ायर्ड बिहेवियर्स, ओवरऑल फॉर द सक्सेस ऑफ द ग्रुप जो है वो आपको अपने डिज़ायर्ड बिहेवियर्स बच्चों को कन्वे करने चाहिए बिफोर द एक्टिविटी, ताकि वो उसके लिए मिलकर काम कर सकें। During the implementation phase, the teacher has to continuously monitor the behavior of the students when they are working together, how they are behaving with each other. If there is a student with the disruptive behavior, तो टीचर ने उसको किस तरह से कंट्रोल करना है या उसके बिहेवियर को कैसे मैनेज करना है। सो ये सब कुछ जो है वो टीचर हैज़ टू लुक इनटू ड्यूरिंग द एक्टिविटी। एंड देन वेयर द टीचर हैज़ टू इंटरवीन इफ़ नीडेड, कहाँ पर ज़रूरत होगी तो किस तरह से टीचर और किस लेवल तक इंटरवीन कर सकता है। इस तरह की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए कि आप बच्चे को पकड़ के पूरी एक्टिविटी खुद ही परफॉर्म करके दिखा दें और उसके बाद आप ये अज्यूम करें कि आपने कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू काम करवाया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बल्कि आपको पॉजिटिवली ये चीज़ एक्सप्लेन करनी चाहिए कि किस तरह से जो है वो कहाँ पर बच्चे को कितनी सी ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंग ही उसको हेल्प की जा सके। Assisting with needs and final is the praise. Assisting with needs mean के बच्चे की अगर स्पेशल कोई नीड्स हैं या डिफरेंट नीड्स हैं किसी एक स्टूडेंट की दूसरे रेस्ट ऑफ द ग्रुप से, तो उसको किस तरीके से असिस्ट किया जा सकता है। और डेफिनेटली प्रेज जो है वो कंटिन्यूसली
टीचर ने प्रोवाइड करनी है ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज़। नेक्स्ट इज़ द पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज़। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन में टीचर ने किस तरह से रोल प्ले करना होता है, प्रोवाइडिंग क्लोजर थ्रू समराइजेशन, यानी प्रॉपर एक क्लोजर एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें टीचर प्रॉपरली उस एक्टिविटी को क्लोज अनाउंस करे, और सिर्फ अनाउंसमेंट क्लोजर की नहीं होती बल्कि उसमें एक समरी भी दी जाती है टीचर की तरफ से। उसने पूरी जो एक्टिविटी करवाई है उसको समराइज़ करना होता है ताकि बच्चों ने जो कुछ लर्न किया है जब वो उसे टीचर से सुने तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा क्लियर होगी जब टीचर एंड पर उसको समराइज़ करेगा। इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स लर्निंग, प्रॉपरली इवैल्यूएट करें क्योंकि फीडबैक दें बच्चों को ताकि उन्हें पता चले कि उन्होंने जब एक्टिविटीज़ में काम किया है इंडिपेंडेंटली तो वो उन्होंने उनका बिहेवियर या उनका जो एंड प्रोडक्ट था वो कैसा रहा है। एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट हैपेंड, सपोज़ अगर एक्टिविटी में कोई ऐसी चीज़ हुई है जो कि डिज़ायर्ड नहीं थी या कोई ऐसी लर्निंग या ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि रह गए हैं, मिसिंग हैं उस एक्टिविटी के थ्रू, उनको होना चाहिए था, तो वट एवर द लर्निंग अगर बहुत अच्छी भी की है बच्चों ने तो उसके ऊपर भी टीचर को रिफ्लेक्ट करना है। अगर कोई गैप्स रह गए हैं तो उसके ऊपर भी टीचर ने रिफ्लेक्ट कर सकता है और उसके लिए दोबारा से कोई एक्टिविटीज़ डिज़ाइन भी कर सकता है। नाउ वी विल डिस्कस बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड, और इसमें 4 एस्पेक्ट्स के बेनिफिट्स हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ सोशल, देन साइकोलॉजिकल, थर्ड वन इज़ एकेडमिक एंड फोर्थ वन इज़ असेसमेंट। तो इन फोर पर्सपेक्टिव्स के थ्रू हम कोऑपरेटिव लर्निंग के बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोशल बेनिफिट्स। कोऑपरेटिव लर्निंग promotes social interactions by having the students explain their reasoning and conclusions. Cooperative learning helps develop oral communication skills. और इसके अलावा जो है वो बच्चे सोशल इंटरेक्शंस जब बच्चे एक दूसरे के साथ करते हैं तो उसमें प्रॉपर वो मॉडल करते हैं सोशल बिहेवियर्स को जो कि डिज़ायर्ड सोशल बिहेवियर्स होते हैं, यानी पोलाइटली एक दूसरे से बात करना, अच्छे तरीके से बात करना और ऐसे अंडरस्टैंडेबल वे में बात करना, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सोशल इंटरेक्शंस के बच्चे लर्न करते हैं ड्यूरिंग दीज एक्टिविटीज़। इसके अलावा जो है वो सोशली द स्टूडेंट्स गेट बेनिफिट बिकॉज व्हेन दे आर वर्किंग इन द ग्रुप्स एंड दे आर लर्निंग मैनी प्रैक्टिकल स्किल्स जो कि प्रैक्टिकली उनकी बाद में सोसाइटी में और वर्क प्लेस पर काम करने के लिए भी उनके लिए हेल्पफुल होती हैं, जो कि सोशल अंडरस्टैंडिंग वो लर्न करते हैं वाइल वर्किंग इन द कोऑपरेटिव ग्रुप्स। तो वो सिर्फ ग्रुप के अंदर वहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती सोशल लर्निंग, बल्कि वो एक्सटेंडेड होती है इन द सोसाइटी, और बाद में जब वो वर्क प्लेस पर काम करते हैं तो वो भी उसी तरह से करते हैं। These skills include leadership, decision making, trust building, communication and conflict management. तो थ्रू कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज़ बच्चे ये सारी इम्पॉर्टेंट जो स्किल्स हैं इनको लर्न कर रहे होते हैं, बिकॉज टीचर को चाहिए कि वो टाइम टू टाइम बच्चों के अंदर सर्कुलेट करें इन कैरेक्टरिस्टिक्स को। लीडरशिप की एबिलिटी जो है इसको भी रोटेशन में रहना चाहिए, कभी किसी बच्चे को लीडर करें ग्रुप का, कभी किसी दूसरे बच्चे को, ताकि जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो इक्वली डेवलप हो सके तमाम बच्चों में। डिसीजन मेकिंग बच्चे करते हैं जब वो इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बिल्डिंग उनकी होती है, कम्युनिकेशन उनकी इम्प्रूव होती है, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं तो उनको मैनेज करने की जो उनकी टेक्निक्स होती हैं वो भी वो सीखते हैं। द नेक्स्ट आर द साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। और साइकोलॉजिकली बच्चे जब एक दूसरे के साथ काम करते हैं कोऑपरेटिवली तो साइकोलॉजिकली वो बड़ा इम्प्रूव करते हैं अपने एटीट्यूड्स को, अपने बिहेवियर्स को, और कोऑपरेटिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोमोट मोर पॉजिटिव एटीट्यूड्स टूवर्ड लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन देन देयर टीचिंग methodologies. Because students play an active role in the learning process in cooperative learning, student satisfaction with the learning experience is enhanced. तो एक तो बच्चे की स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन जो है वो भी इम्प्रूव होती है। इसी तरह से जब वो एक्टिव रोल प्ले कर रहे होते हैं तो वो अपने बारे में भी उनको जानने का मौका मिलता है। इसके अलावा जो है वो साइकोलॉजिकली बच्चे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अपने स्ट्रॉन्ग करते हैं, यानी जो जब आप एक ग्रुप के अंदर
स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के साथ एक बच्चा जो है वो बड़ा इजी वे में काम करना स्टार्ट हो जाता है, तो बेसिकली उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अपने ग्रुप के साथ बहुत अच्छे डेवलप हो जाते हैं। यही वजह है कि ग्रुप्स को रोटेशन में रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा सेम ही ग्रुप्स आप बनाएं, डिफरेंट ग्रुप्स बनाने चाहिए ताकि उनको डिफरेंट बच्चों के साथ जब उन्होंने कम्युनिकेट करना होता है तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम ना हो। The opportunity to discuss their ideas in smaller groups and receive constructive feedback on those ideas help to build students self esteem develop होती है। यानी इन सब के थ्रू जब उसको एक अच्छा फीडबैक मिलता है, पॉजिटिव फीडबैक मिलता है हर स्टूडेंट को, तो उससे उनकी सेल्फ एस्टीम हायर होती है। कंटिन्यूस इंकरेजमेंट मिल रही होती है कोऑपरेटिव सेटिंग में उसको, बच्चों की तरफ से भी और अपने टीचर्स की तरफ से भी, और उसकी वजह से उसकी सेल्फ एफिकेसी भी इम्प्रूव होती है। यानी उसमें ये सेंस डेवलप होती है बच्चों के अंदर कि ये काम करने के मैं काबिल हो गया हूँ या मैंने इस चीज़ को सीख लिया है, सेल्फ एफिकेट हो गया हूँ। तो सेल्फ एफिकेसी बच्चों की बहुत इम्प्रूव होती है, जो डेफिनेटली हर तरह की लर्निंग में बाद में उसके लिए हेल्पफुल होती है। एकेडमिकली बच्चे कौन से बेनिफिट्स हासिल करते हैं थ्रू वर्किंग इन द कोऑपरेटिव ग्रुप्स? Students learn and retain significantly more information than students being taught by other methods. जैसे आप लेक्चर मेथड के थ्रू या टीचर सेंटर्ड मेथड के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो उसकी निस्बत कोऑपरेटिवली जब बच्चे एक दूसरे से लर्न करते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा अच्छा रिटेन करते हैं अपनी मेमोरी के अंदर। और इसके अलावा जो है बच्चे एक दूसरे के साथ चूँकि अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए वर्बली बात कर रहे होते हैं, तो इस तरह से उनके कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं और साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कॉम्प्रीहेंड करते हैं स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स को। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जो है वो एकेडमिकली बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है बच्चों की, और इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो अपनी मेमोरी और अपने कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा देर तक रिटेन भी रख सकते हैं। डिस्कशंस में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं चीज़ों को, और जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो टाइम टू टाइम चीज़ों कॉन्सेप्ट्स को समराइज़ भी कर रहे होते हैं, और वो जब कॉन्स्टेंटली एलेबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं एक दूसरे को चीज़ें, और विच इन टर्न वैलिडेट्स एंड स्ट्रेंथ्स थॉट्स। क्योंकि जब वो बच्चे को एक बच्चे को सपोज अगर समझ आ गई है एक कॉन्सेप्ट की, और जब वो उसे एक्सप्लेन करेगा, दूसरों को समझाएगा, और उसके बाद जो है वो इलेबोरेशंस में जाएगा, ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ बच्चों को समझाएगा, तो वो उसकी अपनी थॉट्स और उसके अपने कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा स्ट्रेंथ करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो वहाँ पर शार्प बच्चे होते हैं एक ग्रुप के अंदर, जो ग्रुप डिस्कशन को लीड कर रहे होते हैं, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होता है। Students also benefit from cooperative learning academically in the sense that there is more of a potential for success when students work in the groups. तो बच्चे जो हैं वो जब ग्रुप में मिलकर काम करते हैं तो सक्सेस रेट इंक्रीज़ हो जाता है, वो ज़्यादा अच्छा लर्न करते हैं, और जो आपका सेट टारगेट होता है उसको जल्दी अचीव भी कर लेते हैं। फर्दर एकेडमिक बेनिफिट्स जो हैं वो कोऑपरेटिव लर्निंग कॉल्स फॉर सेल्फ मैनेजमेंट फ्रॉम स्टूडेंट्स because they must come prepared with completed assignments, and they must understand the material which they have compiled. As a result, a more complete understanding of the material is developed. So self management skills बच्चों की बहुत improve होती हैं through cooperative learning. नेक्स्ट इज़ असेसमेंट बेनिफिट्स कौन से बच्चों के को होते हैं और टीचर को भी होते हैं असेसमेंट के बेनिफिट्स। कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड्स आल्सो यूटिलाइज अ वैरायटी ऑफ असेसमेंट्स। Grades are not dependent solely on tests and individual assignments which only allow for right and wrong responses, leaving little or no room for reflection and discussion of error. तो जनरली जो हम असेसमेंट की मेथड्स यूज़ कर रहे होते हैं दूसरे टीचिंग मेथड्स के अंदर वो कॉमन होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड है उसके लिए वो कॉमन असेसमेंट मेथड्स यूज़ नहीं होते, टेक्निक्स वहाँ वो वाली हम यूज़ नहीं करते। यानी रिटर्न पेपर में टेस्ट और वो लेने की बजाय हम इस चीज़ को असेस कर रहे होते हैं कि बच्चों ने कैसा काम किया है, उसके ऊपर रिफ्लेक्शंस भी हो रही होती हैं बच्चों की तरफ से भी, टीचर की तरफ से भी। तो ये एक डिफरेंट असेसमेंट मोड होता है इसका। विद कोऑपरेटिव लर्निंग इंस्ट्रक्टर्स कैन यूज़ मोर ऑथेंटिक असेसमेंट्स सच एज ऑब्जर्वेशन, पीयर असेसमेंट एंड राइटिंग रिफ्लेक्शंस। तो ये जो डिफरेंट असेसमेंट की टूल्स हैं वो डिफरेंट यूज़ होते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड में। यानी आप ख़ुद ऑब्ज़र्व करके बच्चे एक दूसरे को ऑब्ज़र्व करके सीख रहे होते हैं और टीचर जो है वो उनकी ऑब्ज़र्वेशन कर रहा होता है
कि वो कितना लर्न कर रहे हैं, किस बच्चे ने कितना लर्न कर लिया है, किसको आ गया है, किसको नहीं आया। थ्रू ऑब्जर्वेशन वो टीचर असेस कर रहा होता है। फिर पीयर असेसमेंट्स भी यूज़ की जा सकती हैं और बच्चों से रिफ्लेक्शंस राइटिंग का भी कहा जा सकता है कि उन्होंने जो एक्टिविटी परफॉर्म की है उसके बारे में वो रिफ्लेक्ट करें। इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग में जब आप असेसमेंट कर रहे होते हैं तो इंस्टेंट फीडबैक बच्चों की तरफ से भी मिल रहा होता है और इंस्ट्रक्टर की तरफ से भी मिल रहा होता है। तो इंस्टेंट फीडबैक मिल जाना वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इन द असेसमेंट, और वो इफ़ेक्टिवनेस क्लास के अंदर उसकी इम्प्रूव होती है। As instructors move around the room and observe each group of students interacting and explaining their theories, they are able to detect misconceptions early enough to correct them. तो जहाँ पर कोई बच्चा मिसकॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा होता है तो टीचर जल्दी उसके कॉन्सेप्ट को करेक्ट कर लेता है। Only a few minutes of observation during each class session can provide helpful insight into students' abilities and growth. और पॉजिटिवली बच्चों के साथ साथ टीचर के लिए भी इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं कि जब वो बच्चों को ऑब्ज़र्व करता है वाइल दे आर वर्किंग इन ग्रुप्स, तो वो उन ऑब्जर्वेशन से सिर्फ ये भी देख रहा होता है कि वो बच्चे क्या लर्न कर रहे हैं और अपने ऑब्जेक्टिव को किस तरह से अचीव कर रहे हैं, बल्कि साइड बाय साइड टीचर को बच्चों की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का भी पता चल रहा होता है कि हर बच्चे में कौन कौन सी एबिलिटीज़ मौजूद हैं, जो कि हेल्पफुल हो सकता है टीचर के लिए इन कमिंग सेशंस बाकी अपने लेक्चर्स को प्लान करने के लिए। तो आज के लेक्चर में हमने बेनिफिट्स किए हैं, बाकी ये कॉन्टीन्यूड लेक्चर है। कुछ मज़ीद जो कॉन्सेप्ट्स हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।